प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारत के संबंध में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और कुछ केस अध्ययन जिसमें धरौला, धारावी और झाबुआ और नगरीय अपशिष्ट निपटान से संबंधित हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ध्यान से देखें। प्यारे विद्यार्थियों, वायु प्रदूषण के बारे में जानते हैं। वायु प्रदूषण को धूल, धुआं, गैस, कुहासा, दुर्गंध और वाष्प जैसे संदूषकों की वायु में अभिवृद्धि यानी बढ़ जाना व उस अवधि के रूप में लिया जाता है जो मनुष्य, जंतुओं और संपत्ति के लिए हानिकारक होते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के ईंधनों का प्रयोग करते हैं हम, और जैसे जैसे उनकी वृद्धि हो रही है, पर्यावरण में विषाक्त धुएं वाली गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ रहा है, जिससे वायु प्रदूषित हो रही है। जीवाश्म ईंधन का दहन, जैसे कोयला, पेट्रोल का दहन, खनन क्रिया, जैसे खनन करते हैं तो खनिज बाहर निकलते हैं तो उनसे छोटे छोटे कण निकलते हैं। उद्योग, और ये प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। ये प्रक्रियाएं वायु में सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, एस्बेस्टॉस को निर्मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, वायु की क्वालिटी खराब हो जाती है, गुणवत्ता खराब हो जाती है वायु की, सांस लेने संबंधी समस्याएं आती हैं, तो उसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। आजकल कृषिगत समस्याएं भी आ रही हैं, जैसे कृषि करने के पश्चात जो अवशिष्ट बचते हैं, लोग, किसान उनको जला देते हैं, जिससे भी वायु प्रदूषित होती है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका बुजुर्ग लोगों पर, अस्वस्थ लोगों पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके बारे में जानते हैं कौन सी बीमारियां होती हैं। वायु प्रदूषण से श्वसन तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, रक्त संचार, ब्लड प्रेशर संबंधी विभिन्न बीमारियां होती हैं। इनको ध्यान से देखें, क्योंकि पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी बीमारियां होती हैं वायु प्रदूषण से। नगरों के ऊपर कुहासा, जिसे शहर में धूम्र कोहरा कहा जाता है, वस्तुतः वायुमंडल में प्रदूषण के कारण होता है। धुएं के साथ जब जल वाष्प मिल जाते हैं तो कुहासा बन जाता है, मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी होती है, यानी जब प्रदूषक हवा में मिल जाते हैं तो वो जल की बूंदों में मिल जाते हैं, उसके बाद वो अम्ल वर्षा करते हैं, एसिड रेन करते हैं। नगरीय पर्यावरण में वर्षा जल विश्लेषण इंगित करता है कि गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में पीएच का स्तर उत्तरवर्ती बरसातों से सदैव कम रहता है, यानी यहाँ पर जल में हानिकारक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही जो प्रदूषक या गैसें वातावरण में जाएंगी तो वो बादलों के साथ मिलेंगी, और फिर जब वर्षा होगी तो वो एसिड रेन होगी, उसमें वो गंदगी नीचे की ओर बैठेगी, तो उससे क्या होगा, बहुत समस्याएं आती हैं। आगे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण, उससे तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, बहुत बार आपको आपके अध्यापक ने डांटा भी होगा। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय क्षमता से अधिक असहज होना ध्वनि प्रदूषण है। जब कोई सहन ना कर सके और इतनी आवाज़ आए तो फिर वो विचलित हो जाते हैं इंसान। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक अन्वेषणों से पता चला है कि हाल ही के वर्षों में ये गंभीर समस्या बनकर सामने आई है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत उद्योग, मशीनीकृत निर्माण, तोड़फोड़ के कार्य, तीव्र चलित मोटर वाहन, वायुयान इत्यादि हैं। ये क्या करते हैं, इनमें लाउड स्पीकर होते हैं, जैसे फेरी वाला, सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोग, उत्सव जो लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं। ये शोर कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये असहनीय हो जाता है। तो यहाँ पर डेसिबल एक इकाई है जिससे ध्वनि को मापा जाता है। जब ये एक
ख़तरनाक स्तर तक पहुंच जाती है तो ये इंसान में बहुत चिड़चिड़ापन और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर भी शामिल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हैं। तो ध्वनि प्रदूषण से किस तरह की बीमारियां होती हैं? इसमें चिड़चिड़ापन, अनिद्रा और ब्लड प्रेशर का हाई होना ये शामिल है। इससे आदमी अस्वस्थ होता है और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इन सभी गतिविधियों से हमें लोगों को, समाज को अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि पहले ही चर्चा की गई है कि कुछ केस स्टडी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो केस स्टडी है, सबसे पहले धारावी के बारे में थोड़ी जानकारी आपको प्रदान करते हैं। वैसे आप भी जानते होंगे, ये केंद्रीय मुंबई में अवस्थित एक स्लम है। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम कह देते हैं, इंडिया का तो है। यहाँ पगडंडी मतलब छोटी छोटी सड़कें हैं अंदर, जहाँ पर साइकिल का गुजरना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो आप समझ लें कि कितने तंग घर होते होंगे। अस्थाई और स्थायी भवन यहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ पर एक ही कमरे में 10 से 12 लोग रहते हैं। चारों तरफ गंदगी और कचरे का माहौल होता है, जिसमें ठोस कचरा भी होता है और दूसरा कचरा भी होता है, और मक्खियाँ, मच्छर बिल्कुल बहुत मात्रा में पैदा होते हैं। धनाढ्य मुंबई के निर्माण कार्य में जो लोग लगे थे, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग और मुस्लिम वर्ग के लोग जो थे, इन्होंने यहीं झुग्गियों में निवास करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये धारावी एक बहुत बड़ा स्लम बन के सामने आया। अब स्लम डॉग मिलीनियर आपने फिल्म देखी होगी, या गली बॉय फिल्म आपने देखी होगी, तो उसमें इसी जो धारावी जो जगह है इसके बारे में चर्चा की गई है, बताया गया है। अब यहाँ के लोगों की सारी बातें बुरी नहीं हैं, कुछ आशाजनक बातें भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जरी, मिट्टी के बर्तन, कशीदकारी का काम भी किया जाता है। यहाँ पर कुशल श्रमिक रहते हैं जो सोने चांदी का काम भी करते हैं, और मिट्टी के बर्तन और दरी निर्माण और बहुत बड़ी कालीन निर्माण का भी काम यहाँ पर बहुत पैमाने पे होता है। अब कई बार कुछ पूछते हैं कि कितनी गंदगी है, तो एक ही चीज़ से पता चल सकता है कि कितनी गंदगी यहाँ हो सकती है। यहाँ पर एक टॉयलेट 1440 लोगों के लिए है। तो सोचो, 1440 लोगों के लिए अगर एक टॉयलेट है तो फिर क्या हाल है। तो ये एक धारावी एक जगह है जो मुंबई में है। कई बार परीक्षा में इससे संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी रखें। प्रिय विद्यार्थियों, मुंबई से निकलकर आओ आपको मध्य प्रदेश की सैर कराई जाए। मध्य प्रदेश में एक झाबुआ ज़िला है जो भारत के 5 सर्वाधिक पिछड़े ज़िलों में से एक है। यहाँ हुआ क्या था? यहाँ लोगों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का, भूमि का इस तरह से अनुचित दोहन किया गया था, जिससे बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो गई थी, और सरकार को भी इसमें भाग लेना पड़ा। फिर जाके कहीं ना कहीं ये सारी की सारी प्राकृतिक जो व्यवस्थाएं थी पुनः लौटी, और ये जगह जो थी दोबारा अच्छी हो गई। अब किया क्या गया था? तो अनुचित तरीके से भूमि का उपयोग किया गया था, पेड़ों को काटा गया था। अब इसमें क्या किया? भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों सामने आए और उन्होंने जल संभरण यानी अंडरग्राउंड वाटर को वो रिचार्ज करने के लिए भी यहाँ मैकेनिज़्म स्थापित किया, लोगों को प्रोत्साहित किया। यहाँ पर भूमि की उपजाऊ क्षमता भी बिल्कुल कम हो चुकी थी, और वो प्राकृतिक संसाधन जंगल भी काट दिए जा चुके थे। तो यहाँ पर मुख्यतः भील जनजाति के लोग निवास करते थे, और इतने ज़्यादा पेड़ काटे गए कि बहुत नुकसान के स्तर तक बात पहुँच गई थी। अब सरकारी जो मैकेनिज़्म था, सरकारी जो व्यवस्थाएं थी, उन्होंने इस गांव में क्या किया गया, इन्होंने लोगों की प्रतिभागिता करवाई, लोगों से पेड़ लगवाए गए, और ये 2 गांव आपस में लड़ते भी थे। तो
जो तहसीलदार था उसको बुलाकर गांव की भूमि निश्चित करवाई गई, पशुचारण रोका गया, गांव में तालाब खुदवाए गए जिसमें वर्षा जल संग्रहण हुआ। उसके बाद समस्याएं कम हुई। तो झाबुआ से संबंध में इतनी जानकारी है, और जानकारी के लिए पुस्तक को ध्यान से देखें और पढ़ें। प्रिय विद्यार्थियों, झाबुआ से निकलकर हम उत्तर प्रदेश के मेरठ में चलते हैं, जहाँ धरौला नामक स्थान है। यहाँ पर पानी बहुत बुरी तरह प्रभावित हो चुका था। हुआ क्या था, पानी में भारी धातुएं शामिल हो गई थी। आसपास के उद्योगों से जो कचरा और भारी धातुएं थी पानी में मिक्स हो गई थी, और अंडरग्राउंड वाटर में भी वो मिल गई थी। तो पानी पीने के लायक नहीं बचा था। दरअसल 12,000 लोगों को जीवन जो है वो खतरे में पड़ गया था। तो बहुत सारे एनजीओ आए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आई, और उन्होंने बात की। फिर क्या हुआ, 2003 में जो फैक्ट्रियां थे उनमें से जो निकलने वाला कचरा था उन्होंने यहाँ पर सीधे ही पानी में डाल देते थे, और भूजल खराब हो चुका था। पानी जो हैंडपम्प से निकलता है, नल से निकलता है, उसमें भारी धातुएं शामिल थी, जो कि बहुत सारे लोगों का मृत्यु का कारण भी बन रही थी। अब इन परेशानियों से लोगों ने अपने आप को निकाला, संस्थाएं भी मिली। इन्होंने किया क्या, गाँव के अंदर जो ओवरहेड टैंक था उसकी कैपेसिटी बढ़ाई, उसमें ज़्यादा पानी आ सके ऐसा काम किया गया। जो आसपास के तालाब थे इनको बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया गया। उसमें वर्षा का पानी जैसे भरा तो धरती के अंदर अच्छा पानी भरने लगा, जिससे धरती के अंदर जो धातुओं द्वारा वो पानी खराब हो गया था, जिसमें भारी धातुएं शामिल थीं, उससे बचाव हो सका। यहाँ के लोगों ने पेड़ भी लगाए और पूरा सहयोग दिया, जिससे पानी भारी धातुओं से मुक्त हो सका और ये लोग फिर नए जीवन की ओर बढ़ सकें। तो धरौला के लोगों ने ही धरौला को ठीक किया। आप भी अपने क्षेत्रों में ऐसा काम कर सकते हैं जहां आपको ऐसी समस्याएं देखने को मिलें। प्रिय विद्यार्थियों, आओ थोड़ा नगरों की सैर करें। नगर क्या होते हैं और यहाँ क्या समस्याएं आती हैं। नगरीय क्षेत्र प्रायः अति संकुल, भीड़ भाड़ तथा तीव्र बढ़ती जनसंख्या के कारण अपर्याप्त सुविधाओं और उनके परिणाम फलस्वरूप साफ सफाई की खराब स्थितियों एवं प्रदूषित वायु के रूप में पहचाना जाता है। यानी यहाँ पर सुविधाएं कम और प्रदूषण ज़्यादा देखने को कई बार मिलता है। ठोस अपशिष्टों, कचरे के द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। यहाँ लोगों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि विभिन्न स्रोतों द्वारा जनित अपशिष्ट की मात्रा बहुत अधिक होती जा रही है, और ठोस कचरे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पुराने जो सामान है, सामग्रियाँ शामिल इसमें की जाती हैं, जिसमें जंग लगी पिनें हैं, टूटे कांच के सामान हैं, प्लास्टिक के डिब्बे हैं, पॉलीथीन है, थैलियाँ हैं, रद्दी कागज़ है, राख, फ्लॉपियाँ आदि शामिल हैं। ये विभिन्न स्थानों पर लाए जाते हैं और वहीं पर त्याग दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे ये वहाँ पर पाइलअप होते हैं, बढ़ते जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देते हैं। अब इनसे जब पानी मिलता है तो ये रसायन और ज़्यादा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाते हैं और बहुत सारी स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं उनको पैदा करते हैं। आओ देखते हैं ये कचरा होता क्या है, कहाँ से निकलता है और इससे बचा कैसे जाए। तो आओ जानते हैं कि नगरों में कचरे के स्रोत क्या होते हैं। एक तो घरेलू होते हैं और दूसरा व्यावसायिक होते हैं। घरेलू जो घरों से निकलता है कचरा, और व्यावसायिक जहाँ पर कुछ निर्माण किया जाता है तो वहाँ से निकलता है कचरा। अब होता क्या है, ये ठेकेदारों द्वारा निजी भूमि या सार्वजनिक भूमि पर फैला दिए जाते हैं, और भी लोग भी इसको फैलाने का काम करते हैं, और इससे क्या होता है, समस्याएँ आती हैं। अब इनको रोका कैसे जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, गंदगी फैलाने पर दंड का प्रावधान किया जाए, कचरे संबंधी जो बीमारियां हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए कि इस कचरे से इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तरह तरह के विज्ञापन की व्यवस्था की जाए जिससे लोग जागरूक हों समाचार पत्रों में, तो इस समस्या से निपट सकते हैं।
धन्यवाद।